स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारिका स्टडी अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे गुजरात बोर्ड क्लास 7 का सब्जेक्ट सोशल साइंस। उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 टू बिग स्टेट। इसमें फर्स्ट पार्ट है कनौज। किंग हर्षवर्धन was born in 606 CE after the death of his father Prabhakar Vardhan. Harshvardhan's elder brother Rajyavardhan ascended the throne of Thaneshwar. हर्षवर्धन जो थे, इनका जन्म 606 CE में हुआ था। इनके जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनके डेथ के बाद जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उन्होंने थानेश्वर की राजगद्दी संभाली। However, Rajyavardhan was killed by the king of Gaud Shashank. Their sister Rajasri was imprisoned by the king of Malwa, देवगुप्त। लेकिन गौड़ के जो राजा थे शशांक, उन्होंने राज्यवर्धन को मार दिया और वही मालवा के राजा देवगुप्त, उन्होंने उनकी बहन थी राजश्री, उनको बंदी बना लिया। Under this circumstance, as advised by the leader of the kingdom, हर्षवर्धन shouldered by the responsibility of थानेश्वर, present पंजाब हरियाणा। जब इस तरीके से हालात हो गए तो उनके जो नेता थे बड़े बड़े राज्य के, उन्होंने सलाह दी कि हर्षवर्धन जो है उनको जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए थानेश्वर की। थानेश्वर जो आज का प्रेजेंट हरियाणा पंजाब का एरिया है, ये एरिया था। Immediately after ascending the throne, he decided free his imprisoned sister Rajasri. In the meanwhile, she has escaped from the clutches of Devgupta and ran away into the Vindhya forest. उसकी बात होते ही जैसे ही राजगद्दी हर्षवर्धन ने संभालना स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने एक निर्णय लिया। वो जो उनकी बहन बंदी हुई थी राजश्री को, उनको छुड़ाने के लिए फर्स्ट प्रयास किया। लेकिन उनकी जो बहन थी वो देवगुप्त की चंगुल से छूटकर किसी तरह से बचकर भाग गई। He went in search for his sister, and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit Dwarkamitra, he stopped her from committing sati. जो जंगल में थे, जो जंगल में वहाँ चली गई। अब राज्य के जो राजा हर्षवर्धन थे अपनी बहन की तलाश कर रहे थे। जंगल में जो लोग रह रहे थे उनकी मदद से, और जो बौद्ध हर्मिस्ट जो थे उनका नाम था दिवाकर मित्र, उनकी मदद से अपनी बहन को ढूंढा और साथ ही जो सती प्रथा थी उसको करने से रोका। Sri Kingdom, Kanauj, Uttar Pradesh, was without any king at that time. Harshvardhan became its ruler. He defeated Devgupta, the king of Malwa. जो राजश्री का राजा था, उस समय कोई राजा नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन जो है वहाँ के भी राजा बन गए। फिर बाद में उन्होंने जो मालवा के राजा थे देवगुप्त, उनको हर्षवर्धन ने हरा दिया। जो गौड़ के राजा थे शशांक, उनके ऊपर भी आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। As a part of his preparation to launch an attack on Shashank, the Gaud king, he formed an alliance with the king of Kamruk, Bhaskar Varman. With the help of a large army, he defeated the Gaud king and won
over a major part of his kingdom. He also conquered Malwa and Saurashtra, but was unsuccessful in defeating Pulkeshi II, king of the Chalukya dynasty of South India. After 7 successive victorious years, Thaneshwar and emerged as a large kingdom in North India. इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? जो कामरूप के राजा थे भास्कर वर्मन, उनके साथ संधि कर ली। अब क्योंकि इनको एक संधि करने से काफ़ी बड़ी सेना तैयार हो गई, उसकी मदद से उन्होंने गौड़ के राजा को हरा दिया। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके राज्य का है, इस पर जीत हासिल कर ली। उन्होंने मालवा, ये सौराष्ट्र, सब पे जीत हासिल कर ली। लेकिन पुलकेशी जो थे उनको ये नहीं हरा पाए, क्योंकि पुलकेशी II जो वो है चालुक्य डायनेस्टी साउथ इंडिया में है, उसके राजा थे। 7 साल लगातार जीत हासिल होती चली, तो इस वजह से थानेश्वर जो है बड़ा राज्य बन गया नॉर्थ इंडिया का। हर्षवर्धन्स region and administration. Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. He divided his daily routine into 3 parts. The first was for administrative purposes, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activity. He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meal. हर्षवर्धन क्या करते थे कि वो खुद पर्सनल तौर पर देखरेख करते थे, जो भी उनके कामकाज का था स्टेट का, इसलिए जो है खुद जाके अपने राज्य का अलग अलग हिस्सों में वो घूमते रहते थे, और उन्होंने उनका जो काम उसका उनके दिन का जो उनके दिनचर्या का कार्य 3 भागों में बांटा दिया था। पहला हिस्सा जो था वो राज्य के कामकाज के रिलेटेड था, और बाकी का हिस्सों में बांटे थे, उसमें एक लोगों की भलाई के लिए और जो धार्मिक, और दूसरा जो है धार्मिक एक्टिविटी होती थी उनके लिए था। अपनी जो जिम्मेदारी थी इस राजकाज की, वो उसके लिए ज़्यादा डिटरमाइन थे, उसके लिए ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे कि कई बार तो इस काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते थे। Imprints left by Harshvardhan. Harsh built many rest houses, stepwell, lake mathas and viharas, and also prohibited animals slaughter. Every year he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. There he would donate generously till his entire treasury was emptied, and would even given away the ornaments he would be wearing at the time. हर्षवर्धन जो थे काफ़ी सारे सराय बनवाए थे, कुएं बनवाए थे, स्टेप वाले भी कुएं बनवाए थे, तालाब, मठ, और साथ ही साथ जानवरों की बलि दी जाती थी कि उसको भी मना किया। हर साल जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजियस की मीटिंग करते थे, यानी कि जो धार्मिक मीटिंग थे
वो वो करते थे। साथ ही साथ हर 5 साल में एक बहुत बड़ा रिलीजियस फंक्शन करवाते थे प्रयाग में। उस समय वो क्या करते थे, पूरा खजाना खाली करते थे डोनेट में। साथ ही साथ यहाँ तक कि वो जो ज्वेलरी पहनते थे वो ऑर्नामेंट्स भी दान किया करते थे। The great Sanskrit poet and writer Banbhat adorned his court. His famous works Harcharit and Kadambari are famous even today. We come to know about many important aspects of King Harshvardhan's religion from Harcharitra. King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays, Nagananda Ratnavali and Priyadarshika. उनके कोर्ट में जो बहुत बड़े पोएट कवि राइटर बन भट्ट थे, उनके जो वर्क थे यानी कि कादम्बरी ज़्यादा थी, आज भी वो याद करते हैं। तो जिस तरह किंग हर्षवर्धन ने राज्य किया, उनको जो इम्पोर्टेंट काम थे, पहलू थे, उसके बारे में जो है हमें हर चरित्र से पता चलता था। अब जो राजा हर्षवर्धन जो थे, अपने आप खुद ही एक राइटर थे। उन्होंने जो 3 नाटक लिखे थे, नागानंद रत्नावली, Emperor Harshvardhan's Empire, Nalanda University. King Harsh extended all possible assistance to Acharya Shilbhadra and made Nalanda into a world famous university. The university had access to the revenues of 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance. Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron, arsenic, and mercury as could be used as medicine along belonged to नालंदा यूनिवर्सिटी। जो राजा हर्षवर्धन थे, उन्होंने हर संभव सहायता आचार्य शीलभद्र को और साथ साथ नालंदा को दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक बनाई थी। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी 100 गांव की इनकम आती थी, जो वो इनकम हर्षवर्धन द्वारा गए में से होती थी, ताकि उनकी यूनिवर्सिटी की देखभाल हो सके और उसको मेंटेन किया जा सके। जो जाने माने केमिस्ट थे आचार्य नागार्जुन, उन्होंने ये बात करी और प्रूफ किया कि आयरन और आर्सेनिक की जो मर्क्यूरी होती है, उसका इस्तेमाल एक दवाई के तौर पर किया जा सकता है, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी को भी बिलोंग करते थे। लाइफ ऑफ द पीपल। Information about the region of King Harsh is available from the writing of Chinese traveler Yun Sung. Town and villages of the time were fortified and had huge gateways at their entrance. The society was divided into 4 groups. हमें जो राजा हर्षवर्धन थे, राज्य के बारे में, उनके रूल के बारे में जो पता चला है, वो चाइनीज ट्रैवलर ह्यून संग के द्वारा पता चला है। उन्होंने जो देख कर लिखा है, उसके बारे में जितनी भी टाउन थे, विलेजेस थे, सबके सब थे, किले दीवारों के अंदर थे, और उनको जो एंट्रेंस के गेट थे काफी बड़े बने हुए थे। The society was divided into 4 groups. While the pardon system and intercaste marriages were not prevalent at that time, the custom of sati, child marriage, and polygamy had started by then. The local diet consisted of milk and milk product, wheat, rice,
फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो जो राज्य था उनका उनका 4 ग्रुप में डिवाइडेड हुआ था। उस समय पर्दा और इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रचलन उतना नहीं था जितना सतीव्रता, जो बच्चों की मैरिज हो जाती थी या जो पॉलिनॉमल होते थे, उस वक्त शुरू हो गई थी। जो लोकल लोग जो खाना खाते थे वो खाने में ज़्यादातर दूध या दूध के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे, और आपका जो गेहूँ होता था, चावल, फल, फूल और सब्जी जो वो खाने में ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। They wore clean, simple, white clothes. Men wore dhotis and women wore saris. Their ornaments, ring, bangles, bracelet, necklace, were made from flowers. Chess and games of device were popular means of entertainment. Acrobats and conjurers wander from village to village entertaining people. उनका पहनावा साफ और सिंपल वाइट सफ़ेद कपड़े पहनते थे। मैन धोती पहनते थे, वुमन साड़ी पहनते थे, और जो ज्वेलरी पहनते थे उसमें रिंग्स, कोई बैंगल्स हो गए, ब्रेसलेट हो गए, नेकलेसेस हो गए, वो सारे के सारे फूलों से बने हुए होते थे। उस समय डाइस के गेम होते थे। ये जो चेस के गेम थे वो उनके एंटरटेन के साधन थे, और ये जो तमाशा दिखाने होते हैं, जो जिम्नास्टिक करते हैं या जो नर्स होते हैं, ये जो है गाँव गाँव घूम कर लोगों को मनोरंजन करते थे। Farming and animal husbandry were the main occupations of the people. Land revenue was 1/6 of the production. Internal and international trade was carried out by the Vaishyas. A highway from Patliputra to Bhrugu Kutch Bharuch port was built by the state for trade and transportation of goods. उस समय जानवरों को पालना, खेतीबाड़ी करना, यही मैन का ऑक्यूपेशन था। लोगों को जो भी उत्पादन होता होगा उसका जो कर्ज या फिर इनकम जो होती है उसका 1/6 हिस्सा कर में जाता था। अपना आंतरिक जो ट्रेड होता था, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड जो होता था वो वे करते थे। एक हाईवे बनवाया गया था पाटलिपुत्र से लेके भृगु तक, जो है स्टेट द्वारा बनवाया गया था, ताकि व्यापार या फिर चीज़ों का आना जाना वो आसानी से हो सके। Gold and silver coins were used for commercial transaction. Ornament, status, ivory and carved wooden pieces were exported. The export of different materials from India increased her prosperity during the reign of King Harsh. India has good business relations with Rome, which led to the inflow of good in India. People followed Hinduism, Buddhism and Jainism but were tolerant towards other religion. अगर कोई ट्रांजैक्शन करवाना है उसके लिए सोने या चांदी से बने सिक्कों का इस्तेमाल होता था। तो उसी तरह से ज्वेलरी होती थी, स्टैचूज यानी पुतले होते थे, हाथी के दांत से बने कोई चीज़ें होती है वो, और वुडन पीसेस जो होते थे उनके जो उनको जो एक्सपोर्ट किया जाता था। अब अलग अलग तरीके से मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। इंडिया उसकी वजह से उसकी संपत्ति बढ़ती चली गई।
जब राजा हर्षवर्धन का शासन था उस समय इंडिया जो है उसके काफ़ी अच्छे बिजनेस रिलेशंस थे रोम में, साथ ही जिसकी वजह से बहुत सारा सोना जो है इंडिया में आता था। लोग यहाँ पर हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म धर्म का फॉलो करते थे और उसके बगैर और दूसरे कोई रिलीजन्स होते थे वो भी इनका प्रतिपादन करते थे और उनको उसके बारे में कोई परेशानी होती नहीं थी, क्योंकि वो सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते। ह्यून संग 629-645 The Chinese traveler Hyun Sung visited India during Harsh region and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. Hyun Sung has noted that there were 100 Buddhist monks in Harsh kingdom. People lived a simple, pause and peaceful life based on living by rule of good, moral conduct and justice. Cheating and breach of premises were considered sinful. ये जो चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यून संग, ये इंडिया आए थे जब हर्षवर्धन का राज्य था। उस समय लगभग 5 साल उन्होंने नालंदा में रहकर बुद्धिज्म की पढ़ाई करी। हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ होते थे। प्रजा का जीवन सिंपल, सात्विक और बहुत सुखी रहता था तथा न्याय और सत्य पर आधारित उनका लाइफ होती थी। छल कपट अथवा वचन फेर को पाप कर्म समझाया जाता था।